है चैप्टर नंबर 6 के बारे में, जिसका शीर्षक है मूल निवासियों का विस्थापन। कि जानेंगे इस वीडियो में कि ये मूल निवासी कहाँ के थे और इन्होंने कहाँ पे जाके अपना बसेरा बनाया है या बसावट की है। तो ये सब इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जैसे जैसे रिनेंस आया है, पुनर्जागरण आया है, तो पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ है, नई नई चीज़ें बनी, नए विचार पनपे और इस तरह से इसकी वजह से सारा हर तरह का विकास हुआ। जैसे कि वैज्ञानिक खोजें हुई, शैक्षणिक भी जो रुचियां हैं वो लोगों की बड़ी, विज्ञान के अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में विकास हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस विकास के कारण, इस क्रांति के कारण या और राजनीतिक क्रांतियों ने प्रजा को किस में बदल दिया, नागरिक में। इन राजनीतिक क्रांतियों की शुरुआत अमेरिका जो क्रांति है उसमें 1776 से 81 और फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 94 में हुई है। जैसा कि हमने इटली के जो भी रेनेसां की शुरुआत हुई है, यूरोपीय राष्ट्र रहे हैं, तो उन राष्ट्रों में से ब्रिटेन जो है वो ऐसा दुनिया का पहला औद्योगिक राष्ट्र हुआ है। प्रत्येक देश के ने क्या किया, दूसरों के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन औद्योगिकरण के जो प्रस्तुत नमूने हैं उनका अंधा अनुकरण नहीं किया। अंधा अनुकरण मीन्स जैसे और लोग कह रहे हैं उस बात को न मानने की बजाय उसको परख के देखा, जांच के देखा, फिर उसको उसका अनुकरण किया है। तो 10th हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं जैसे कि क्या कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत सबसे पहले हुई है। तो क्या शुरुआत हुई है ये सब डिस्कस करेंगे अभी। जैसे कि ब्रिटेन में क्या हुआ, कोयला और सूती कपड़े के उद्योगों का विकास औद्योगिकरण के पहले चरण में हुआ है। सबसे पहले वहाँ पे कौन सा विकास हुआ है, कोयला और सूती कपड़े का। जैसे सूती कपड़े पे ये इंडिया पे डिपेंड कर रहा था ना, तो इन्होंने खुद अपनी जो है यहाँ उद्योग, जैसे कि भाप के इंजन का आविष्कार हुआ है, उद्योगों को लगाया और सूती कपड़ा बनाने में महारत हासिल की। और इसी तरह से रेलवे का विकास भी, जैसे इंडिया में भी इन्होंने अपने व्यापारिक उद्देश्य के लिए रेलवे का विकास किया है। तो ये कब शुरू हुआ है, औद्योगिकरण के दूसरे चरण में। रूस में औद्योगिक विकास 19वीं सदी के आखिर में हुआ है, पर रेलवे और भारी उद्योग पहले ही चरण में विकसित हो गए थे। तो ब्रिटेन में जो ये औद्योगिक विकास हुआ है या इसकी शुरुआत हुई है, तो ये विकास हुआ है 1688 के आसपास। और इसे क्या कहा गया है ब्रिटेन में, गौरवपूर्ण क्रांति, गौरव को बढ़ाने वाली क्रांति। तो इस तरह से जो औद्योगिक क्रांति है उसकी शुरुआत ब्रिटेन से ही मानी जाती है। औद्योगिकरण में राज्य और बैंकों की भूमिका प्रत्येक देश में अलग अलग रही है। मीन्स जैसा देश है उसी के जैसे सिस्टम है वहाँ पे, तो उसी के अनुसार राज्य और बैंकों की भूमिका अलग रही है। ब्रिटेन को जो है औद्योगिकरण की वजह से मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय, हैजा तथा तपेदिक की महामारियां भी झेलनी पड़ी। यूरोपीय शक्तियां औद्योगिक क्रांति से बहुत पहले से ही अमेरिका, एशिया और दक्षिण अफ्रीका के हिस्सों में उपनिवेश बनाकर उनकी जमीन और पानी से लेकर सब कुछ खरीदना और बेचना चाहती थी, लेकिन मूल निवासियों ने अपनी संस्कृति को नहीं मिटने दिया। जैसा कि इंडिया में भी हुआ है, तो उस तरह से वो क्या है, उन निवासियों की सभी चीज़ों से क्या करना चाहती थी, जमीन पानी से कुछ खरीदना बेचना चाहती थी, लेकिन मूल निवासियों ने उनको ऐसा करने से रोका और अपनी संस्कृति का नाश नहीं होने दिया। अब पश्चिमी जो पूंजीवाद की बात की जाए तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे व्यापारिक, औद्योगिक और वित्तीय, और 20वीं सदी के शुरू में जापानी पूंजीवाद ने तीसरी दुनिया के बहुत से हिस्सों में उपनिवेश बनाए हैं। कुछ में यूरोपीय गोरे लोग बस गए, अन्य जैसे कि भारत में ब्रिटिश शासन का सीधा नियंत्रण रहा है। चीन में ब्रिटेन,
फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका तथा जापान ने बिना सत्ता हाथ में लिए उनके मामलों में दखल अंदाजी की है और देश के संसाधनों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। उन्होंने जितना हो सका ये अपने फ़ायदे के लिए संसाधनों का भरपूर प्रयोग किया है। लगभग सभी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन ने औपनिवेशिक शासन को भी चुनौती दी है। ऐसा तो है नहीं कि सभी अत्याचार सहन करते गए, तो सभी देशों ने क्या किया है, इस औपनिवेशिक शासन को चुनौती दी है। पश्चिमी या जापान में राष्ट्रवाद बिना औपनिवेशिक संदर्भ से उभरा था। आधुनिक राष्ट्रवाद में राजनीतिक सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए। जो राजनीतिक शब्द है जैसे कि कहाँ मानी गई है राजनीतिक सत्ता की, वो आधुनिक राष्ट्रवाद के अनुसार जनता के हाथ में ऐसी शक्ति होनी चाहिए। अब नागरिक राष्ट्रवाद जो है वो किस लिए भाषा, धर्म, जाति, लिंग पर ध्यान दिए बिना प्रभुत्व सभी लोगों को दे देता है और राष्ट्रीयता को जातीयता तथा धर्म से हटाकर नागरिकता से परिभाषित भी करता है। अब जातीय और धार्मिक राष्ट्रवाद की अगर बात करें तो राष्ट्रीय एकता का निर्माण किसी भाषा, धर्म या कुछ परंपराओं के इर्द गिर्द बनाने की ही वो कोशिश की जाती है। बहुजातीय जो देश है जैसे कि भारत है, भारत में बहुत तरह की जनसंख्या निवास करती है। वहाँ पे जातीय राष्ट्रवादी प्रभुसत्ता चुने हुए समूह समुदाय तक ही सीमित कर सकती हैं। औद्योगिकीकरण के कारण जो है भिन्न भिन्न तरीकों से जैसे ही विभिन्न समाजों ने अपनी विशिष्ट आधुनिकता विकसित की है, अब जापानी उपनिवेशी नियंत्रण से आज़ाद रहने में सफल रहा है। क्यों सफल रहा है? क्योंकि वो जो है औरों से आगे रहा है और 20वीं सदी के दौरान तेजी से आर्थिक और औद्योगिक प्रगति वो कर सका है। इसकी उन्नति की वजह से दूसरे विश्व युद्ध में हार जाने के बाद भी जापानी अर्थव्यवस्था का निर्माण हो चुका है। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ था, जापान के जो 2 शहर हैं वो कौन कौन से हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। ठीक है, इन दोनों पे परमाणु अटैक किया था अमेरिका ने, तो उसके कारण क्या है, ये देश एक बार बिल्कुल कहेंगे जिसकी अर्थव्यवस्था जीरो हो चुकी थी तो उससे उभर कर फिर क्या हुआ है, इसने अपना पुनर्निर्माण किया है। चीनियों ने औपनिवेशिक शोषण का, अपने नौकरशाह सामंत वर्ग का प्रतिरोध किया है और किसान विद्रोह सुधार क्रांति के जरिए किया है। मीन्स सभी देशों ने अपने आज़ादी के लिए भरसक प्रयास किया है। अब 1930 की अगर बात की जाए तो उस जैसे कि इस ईयर में क्या हुआ था, वर्ल्ड जो विश्व परिप्रेक्ष्य है उस पर महामंदी का असर हुआ था। तो इस दशक के शुरुआती सालों में चीनी साम्यवादी पार्टी जो है वो उसकी ताकत क्या है, किसानों में उन्होंने मानी है और औपनिवेशिक शक्तियों का और देश के कुलीन वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे राष्ट्रवादियों का सामना करना उन्होंने शुरू कर दिया। उनकी समतावादी विचारधारा, भूमि सुधारों पे उन्होंने जोर दिया। महिलाओं की समस्याओं के प्रति भी वो जागरूक रहे हैं और 1949 में विदेशी उपनिवेशवाद और राष्ट्रवादियों को उखाड़ फेंकने में उन्होंने मदद की है। स्थान में आने के बाद वे असमानताएं घटाने लगे, शिक्षा फैलाई उन्होंने, राजनीतिक रूप से लोगों को जागरूक किया। फिर भी क्या हुआ, देश में एक पार्टी ढांचा और राज्य प्रायोजित जो दमन है उसने 1960 के दशक के मध्य तक के बाद भी राजनीतिक व्यवस्था के साथ असंतोष को बढ़ा दिया। चीन को आर्थिक शक्ति में बदलने की कड़ी जो मेहनत और खुद का पुनराविष्कार करने से साम्यवादी पार्टी जो है वो काफ़ी हद तक देश पे अपना नियंत्रण रख पाई है। विभिन्न देशों ने आधुनिकता को अलग अलग तरीके से समझा और अलग अलग तरीकों से ही प्राप्त करने की कोशिश की है। जैसे कि आधुनिकता के मायने अपने देश के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने देश का विकास किया है और प्रगति के मुकाम पे वो पहुंच पाए हैं। अब अगर बात की जाए कि 19वीं सदी में किस तरह की व्यवस्था रही है, तो उससे पहले हम 18वीं सदी में दक्षिणी अमेरिका की बात करते हैं। तो वहाँ पे और भी हिस्सों में तथा मध्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के इलाकों में, यूरोप में आप प्रवासियों के बसने के कारण वहाँ के
बहुत से मूल जो निवासी हैं वो दूसरे इलाकों में जाने को मजबूर हो गए। तो 19वीं और 20वीं सदी में एशियाई देशों के लोग भी इसमें से कुछ देशों में आके बस इधर से उधर लोगों का बसने का यानी कि बसावट किस लिए, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं औद्योगिकरण की। तो उस औद्योगिकरण के कारण क्या है, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, जहाँ उन्हें काम के अवसर मिल रहे हैं तो वहीं पे वो अपना बसने के लिए स्थान ढूंढ रहे हैं या काम करने के अवसर के आसपास भी। अब 19वीं 20वीं सदी में एशियाई देशों ने भी इस तरह का, जैसे कि सिल्क रूट है फेमस, तो उसके द्वारा भी व्यापार क्षेत्र में वृद्धि हुई और वहाँ के जो मूल निवासी हैं जिनका देश के अधिकतर हिस्सों पे कब्जा था, मुश्किल से ही शहरों में नजर आते थे। अब करेंगे यूरोपीय साम्राज्यवाद की बात कि यूरोप के किन किन देशों ने कहाँ कहाँ अपना साम्राज्यवाद फैलाया। स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी साम्राज्य का 17वीं सदी के बाद विस्तार नहीं हुआ। तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड जैसे दूसरे देशों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना और अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में अपने निवेश बसाना शुरू कर दिया था। तो इस दौड़ में, साम्राज्यवाद की दौड़ में कौन पीछे रह गया है? जैसे कि अभी हमने बात की, स्पेन और पुर्तगाल के अमेरिकी जो साम्राज्य है उसका विस्तार नहीं हो पाया। तो तब तक फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड अपनी व्यापारिक गतिविधियों से आगे निकल गए। अब आयरलैंड इंग्लैंड का उपनिवेश था। आयरलैंड क्या था? इंग्लैंड का एक उपनिवेश था और वहाँ पे बसे हुए ज़्यादातर क्या है, भूस्वामी। जैसे इंडिया में थे ज़्यादातर भूस्वामी, पहले व्यापार के उद्देश्य से आए थे, फिर यहाँ पे दीवानी प्राप्त की और दीवानी प्राप्त करने के साथ साथ यहीं के मालिक बन गए। तो इसी तरह से वहाँ भी उन्होंने, तो वहाँ पे जो ज़मीन थी उनके भूस्वामी अंग्रेज थे। मुनाफे की संभावना से लोगों ने यहाँ उपनिवेश बनाए, लेकिन नियंत्रण स्थापित करने की प्रकृति में महत्वपूर्ण विविधताएं थी। दक्षिण एशिया में व्यापारिक कंपनियों ने अपने को राजनीतिक सत्ता का रूप दिया, स्थानीय शासकों को हराकर इलाके का विस्तार किया। पुरानी सुविकसित प्रशासकीय व्यवस्था को जारी रखकर भूस्वामियों से वो कर वसूल करते रहे। बाद में व्यापार को सुगम बनाने के लिए रेलवे का निर्माण किया, खदानें खुदवाई और बड़े बड़े बागान स्थापित किए। दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर शेष पूरे अफ्रीका में यूरोपीय लोग समुद्री तट पर ही व्यापार करते रहे। 19वीं सदी के आखिर में अंदरूनी इलाकों में गए, फिर कुछ यूरोपीय मुल्कों के बीच अपने उपनिवेशों के रूप में अफ्रीका का बंटवारा हो गया। अब सेटलर मीन सेट होने वाला, बसने वाला। ये जो शब्द है दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, किसके लिए? दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए और अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। इट मीन्स यहाँ पे जो सेटलर है वो डच के लिए, यानी कि वो विदेशी गए हैं या विदेशी आए हैं, जैसे हमारे इंडिया में आए थे अंग्रेज। ये डच भी, पुर्तगाली भी, फ्रांसीस भी सभी आए थे। तो वहाँ पे डच के लिए जैसे कि सेटलर शब्द का यूज़ उन्होंने किया है। जैसे कि भारतीय अंग्रेज़ों के लिए क्या? गोरे, क्योंकि वो गोरे रंग के थे। और दूसरा उन्हें क्या कहते थे? वो बहुत ज़्यादा तेज़ थे तो उनको फिरंगी कह के पुकारते थे। तो इस तरह से उन्होंने कौन से शब्द का प्रयोग किया है? सेटलर का। इस उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। कनाडा में फ्रांसीसी भी राजभाषा मानी गई है। अब बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की। तो उत्तरी अमेरिका में किसने अपना उपनिवेश स्थापित किया है? कौन लोग जाके बसे हैं और उनके मूल निवासी किस तरह के थे? तो ये जो महाद्वीप है उत्तर ध्रुवीय व्रत से लेकर कर्क रेखा तक और प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला है। पथरीले पहाड़ों की श्रृंखला के पश्चिम में अरिजोना और नेवाडा की मरुभूमि है। थोड़ा और पश्चिम में शेरा नेवाडा पर्वत है। पूर्व में जो मैदानी इलाके हैं, ग्रेट झीलें हैं, मिसिसिपी, ओहियो, अपलाचियां जो है वो पर्वतों की घाटियां हैं। तो ये उत्तरी अमेरिका की जो स्थिति विस्तार है या कहेंगे वहाँ के संसाधनों के बारे में है बातें। और दक्षिण दिशा में वहाँ पे कौन सा? मैक्सिको नगर है। कनाडा का 40% जो हिस्सा है वो जंगलों से ढका हुआ है।
कई क्षेत्रों में तेल भी है, गैस, खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जिसके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ढेरों बड़े उद्योग है। मीन्स ये जो स्थान है यहाँ की बात की जाए तो ये क्या है, संसाधनों से भरपूर। संसाधनों से भरपूर होने के कारण वहाँ पे क्या है, उद्योग धंधे ज़्यादा है। संसाधनों से भरपूर होने के कारण क्या है, उद्योग धंधे ज़्यादा हैं। आज कनाडा में गेहूं, मकई और फल बड़े पैमाने पर पैदा किए जाते हैं और मत्स्य उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग बन चुका है। अब वहाँ के मूल निवासी किस तरह के थे और उन्होंने किस तरह से लोगों को अपने कल्चर के अनुसार वहाँ पे आने से उन्होंने मतलब रोका नहीं, उनको सपोर्ट किया है और इसी नेचर के कारण उन्हें क्या है, बहुत ज़्यादा झेलना भी पड़ा है। उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बासिंदे हैं 30,000 साल पहले बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार फैले भूमि सेतु के रास्ते एशिया आई थी। तो ये कहाँ के थे, उत्तरी अमेरिका के सबसे पहले बाशिंदे, किससे, आज से लगभग 30,000 साल पहले। और ये कौन से हैं, बेरिंग स्ट्रेट्स के आर पार जो भूमि सेतु है, और 10,000 साल पहले आखिरी हिमयुग के दौरान वे और दक्षिण की तरफ बढ़ गए। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानवकृति एक तीर की नोक 11,000 साल पुरानी मानी गई है। मीन्स वहाँ पे सबसे पुरानी कृति क्या मिली है, एक तीर की नोक। तकरीबन 5,000 साल पहले जलवायु में स्थिरता आने से आबादी बढ़ने शुरू हो गई और ये लोग नदी घाटी के साथ बने गाँव में ही समूह बनाकर रहते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता की बात की जाए या सिंधु और इसी तरह से मेसोपोटामिया, ये सभ्यता भी लगभग इतनी ही पुरानी है। अमेरिका में मिलने वाली सबसे पुरानी मानव कृति एक तीर की नोक जो 11,000 साल पहले मिल चुकी है। तो इसी तरह से वहाँ के लोग जो हैं वो किस तरह से जलवायु गर्म होने से किस किस पशुओं को उन्होंने शिकार किया है और क्या वो खाते पीते थे। जैसे कि मछली व मांस खाते, सब्जियां व मकई उगाते थे, अक्सर मांस की तलाश में लंबी यात्राओं पे जाते थे। घास के मैदानों में घूमने वाले जंगली भैंसों, जिनको वो बाइसन कहते थे, उनकी हमेशा उन्हें खोज रहती थी। वे भोजन की ज़रूरत के हिसाब से ही अपनी जानवरों को मारते थे। जितना उन्हें आवश्यकता है उतना ही वो उनको सताते थे या मारते थे अपनी आस्था। और एक नेचर उनका किस तरह का था कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही, अभी हमने बात की है, तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन वो नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे कि केंद्रीय और दक्षिण अमेरिका की तरह राजशाही और साम्राज्य का विकास नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके, क्योंकि वो जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा क्या मान रहे थे अपने आप को, जैसे भारत में भी, भारत की हिस्ट्री में पढ़ा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कबीलों में रहते हैं। आज भी भारत में उसी तरह से वहाँ भी रहे हैं और कबीले में रहने वाले लोग जो हैं वो जंगल को ही अपना सब कुछ मानते हो और जब उन्हें ज़रूरत होती है वो वहाँ से उन चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। तो इलाके को लेकर कबीलों के बीच बड़े झगड़े होते थे, परंतु ज़मीन पर नियंत्रण किए बिना उनसे मिलने वाला जो भोजन और आश्रय है वो उसी से संतुष्ट रहते थे। मीन्स वो इस तरह में विश्वास करते थे कि आज जो उन्होंने अर्जित किया है उसको आज ख़त्म कर ले, नेक्स्ट डे के लिए वो अलग से फिर काम करेंगे। उनकी परंपरा महत्वपूर्ण जो विशेषता है उनकी परंपरा में वो क्या रही है, औपचारिक संबंध और दोस्तियां कायम करना तथा उपहारों का आदान प्रदान करना था। उत्तरी अमेरिका में अनेक भाषाएं बोली जाती थी पर क्या है, लिखी नहीं जाती थी। वो ये क्या मानते थे कि समय की गति चक्रीय है। हर कबीले के पास अपनी उत्पत्ति और इतिहास के बारे में ब्यौरे थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते थे। देखो क्या है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है, लेकिन वो रिकॉर्ड कैसा है, मौखिक है। उसके लिए उन्होंने कोई दस्तावेज तैयार नहीं किए। रिकॉर्ड अपने पूर्वजों का उन्होंने किसी तरह से रखा, मौखिक। वे कुशल कारीगर थे और खूबसूरत कपड़े भी बुनते थे। वे जलवायु और विभिन्न दृश्यों को अच्छी तरह समझते थे। अब यूरोपियन से वो अपने आप को कंपेयर करते हैं तो किस तरह का मुकाबला वो पाते हैं। 17वीं सदी में यूरोपीय व्यापारी, जैसे कि यूरोपीय व्यापारी इंडिया में आए तो इसी तरह से वहाँ भी गए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया, मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए उत्तरी अमेरिका के तट पर वो पहुँचते हैं, जहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या किया, व्यवहार
किस तरह का दोस्ताना और गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। किनका किया? जैसे भारतीयों ने किया था व्यापारियों का, उसी तरह से उन्होंने भी उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों से अपेक्षित थोड़ी मदद मिली। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे, जो ऐसे हस्तशिल्पों और खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करते जो किसी खास कबीले में नहीं बनते या अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं होते थे। स्थानीय उत्पादों के जो बदले में हैं, यूरोपीय लोग वहाँ के बासिंदों को क्या दे जाते थे? कंबल, लोहे के बर्तन, बंदूकें और शराब देते थे। और बाशिंदों को शराब की लत लगने से यूरोपीय लोगों को व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में आसानी हुई। ऐसा ही भारतीयों के साथ हुआ था। जैसे और चीन जैसे उस टाइम पे उस लोगों ने विरोध भी किया था अफीम का व्यापार, अफीम की खेती की थी ना अंग्रेजों ने, तो उसी तरह से यहाँ भी क्या हुआ है कि लोगों को शराब दे दिया और उस शराब के उनको आदत डाल दी और इस तरह से वो व्यापार आसानी से कर सकते थे अपनी शर्तें लाद के। ऐसा ही इंडिया के साथ हुआ था। अब कंपेयर करते हैं हम क्यूबेक की। तो जो क्यूबेक है वो 1497 में जॉन कैबेट न्यू फाउंडलैंड पहुंचता है और 1534 में जैक कार्टियन ने लॉरेंस नदी के किनारे किनारे यात्रा की और मूल बासिंदों से मिलता है। फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की है 1608 में। अब अमेरिकी उपनिवेश 1507 में अमेरिगो डे वेस्पुकी की ट्रैवल्स प्रकाशित हुई है। ठीक है। फिर 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की है। ब्रिटिश लोगों ने प्लाइज माउथ मैसाचुसेट्स में भी खोज की है 1620 में। ये हैं विभिन्न देश या विभिन्न यूरोपियों की खोजें। अब पारंपरिक धारणाओं की बात कर ली जाए। पारंपरिक धारणा कौन सी होती हैं? पुरानी, जो किसी स्थान विशेष में पुराने समय से ही चलती आ रही हैं, कि जो जैसे कि हरियाणा का कल्चर है, इंडिया का कल्चर है, क्या पुरुषों के जो ये हैं वस्त्र और औरतों के वस्त्र, जैसे कि भारत हरियाणा में क्या रहा है पुरुषों का मेन, पुरुष जैसे धोती कुर्ता और हरियाणा में औरतें घाघरा या ओढ़नी, इस तरह से। तो इसी तरह से वहाँ के भी जो पारंपरिक धारणाएं हैं या विश्वास हैं लोगों के कि उसी तरह की चीज़ों में बंधे रहना, तो वो क्या थी। तो 18वीं सदी में क्या हुआ? पश्चिमी यूरोप के लोग साक्षरता, संगठित धर्म, शहरीपन के आधार पर सभ्य मनुष्य की पहचान करते थे। ये पश्चिम यूरोप के लोगों की बातें हैं, जिसमें इंग्लैंड भी इन्वॉल्व है। इसलिए उन्हें अमेरिका के मूल निवासी कैसे लगे? असभ्य। जैसे कि भारतीय अंग्रेजों को कैसे लगते थे? असभ्य। उसी तरह से यहाँ भी अमेरिकी वासियों के साथ भी वही बात हुई है। फ्रांसीसी दर्शन शास्त्री जॉन जैक रूसो जैसे कुछ यूरोपियों के लिए ऐसे लोग उदात्त, उत्तम, जंगली, मीन्स उनको निरा जंगली तारीफ के काबिल थे, क्योंकि वे सभ्यता की विकृतियों से अछूते थे। तो जो रूसो है उसका मानना क्या था कि बहुत ही उन्हें ऐसे लोगों को वो बिल्कुल प्रशंसनीय मानते थे। अब वर्ड्सवर्थ और रूसो किसी अमेरिकी मूल निवासी नहीं मिले थे। फिर भी वर्ड्सवर्थ ने उनके बारे में लिखा कि प्रकृति के निकट रहने वालों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित होती है। मीन्स वो ज़्यादा और बातों के बारे में नहीं सोचते और वो किससे जुड़े रहते हैं? प्रकृति से ही। मूल बाशिंदे जो हैं यूरोपीय लोगों को मछली और रोएदार खाल आदि उपहार में भी देते थे, परंतु यूरोपियों को तो वही है क्या, मुनाफा कमाना उनका मेन एम था। इसलिए इस कहाँ बेचते थे उन्हें? यूरोप में, जिसके दाम पूर्ति के आधार पर साल दर साल बदलते रहते थे। मूल निवासियों को समझ नहीं आ रहा था कि यूरोपीय व्यापारी उनकी चीज़ों के बदले कभी तो बहुत सारा और कभी बहुत कम सामान देते थे। तो जैसे कि इन चीज़ों की कीमत अगर बढ़ रही थी तो इन व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जो मूल निवासी अमेरिका के उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि भाई क्या हुए जा रहा है, क्योंकि वो इतने बोले थे कि उनको ये लग रहा था कि उन्हें जितनी नीड है, जैसे कि हमने अभी इस वीडियो में बात की है कि वो इतना ही एक दिन में उत्पादन करते थे या शिकार करते थे जितनी उन्हें आवश्यकता होती थी। तो इस तरह से वो नहीं समझ पा रहे थे व्यापारियों को।
शुरुआत में यूरोपीय व्यापारियों के पीछे पीछे अमेरिका में बसने के लिए भी लोग आए, जो 17वीं सदी से ईसाइयत के भिन्न भिन्न संप्रदाय से ताल्लुक़ रखने की वजह से उत्पीड़न के शिकार थे। शुरू में खाली ज़मीनों पर बसने में कोई समस्या नहीं, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मूल निवासियों के गाँवों की ओर बढ़ने पर जंगलों की सफाई के लिए लोहे के औजारों का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ा। यूरोपीय लोगों की कल्पना में कटे हुए जंगल की जगह वो क्या मान रहे थे, जैसे अंग्रेजों ने किया, भारतीयों के साथ मक्के के खेत होने चाहिए। मूल निवासी क्या है, बिक्री और मुनाफे की जगह केवल अपनी ज़रूरत की फसलें उगाते थे और ज़मीन का मालिक बनने को गलत मानते थे। देखो यहाँ पे अमेरिका के जो मूल निवासी हैं वो क्या है कि जितना ज़रूरत हो उतना उगा लिया, दूसरा वो ज़मीन के स्वामी भी नहीं बनना चाहते थे। जेफरसन का सपना एक ऐसे देश का जो छोटे छोटे खेतों वाला यूरोपीय लोगों से आबाद था, इसलिए उनकी निगाह में मूल निवासी असभ्य थे। अब कनाडा की बात की जाए तो कनाडा जो है वो किस ईयर में और कहाँ क्या हो पाया वहाँ पे, जैसे कि कनाडा में सबसे पहले 1701 में क्यूबेक के ही मूल जो निवासी हैं उनका फ्रांसीसी से समझौता हो पाता है। 63 में क्यूबेक पर ब्रिटिशों ने विजय प्राप्त की। फिर 74 में एक एक्ट बनाया गया जिसे क्यूबेक एक्ट कहा गया है। 1791 में कनाडा संवैधानिक एक्ट और 1837 में फ्रांसीसी कनाडाई विद्रोह स्टार्ट होता है। अब जैसे कि 1837 में विद्रोह के बाद 1840 में उत्तर और निम्नतर कनाडा की कैनेडियन यूनियन का गठन। 1859 में कनाडा गोल्ड रश, ये भी आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि कनाडा गोल्ड रश क्या था। 1867 में कनाडा महासंघ की स्थापना और फिर जैसे कि इस तरह के 1885 में पार द्वीपीय रेलवे के जरिए पूर्वी और पश्चिमी तटों से जुड़ाव हो पाता है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये यहाँ संयुक्त अमेरिका से रिलेटेड भी कुछ ईयर मैंने यहाँ राइट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि 1781 की बात की जाए तो अमेरिका को क्या मिला है, एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता मिलती है। और 83 में ब्रिटिश लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को मध्य पश्चिम सौंप दिया, वहाँ उन्होंने अपने कब्जे जमाए हुए थे और फ्रांस से लुसियाना की खरीद की और संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल निवासी जो है आरक्षित क्षेत्र में पहुंचाए गए हैं 1825 से लेकर 58 तक। 1832 में जस्टिन मार्शल का फैसला आया है। अमेरिका गोल्ड रश जो हम बात कर चुके हैं। 1861 to 65 अमेरिका में गृह युद्ध रहा है। 1865-90 के मिड में अमेरिकी इंडियन युद्ध हुआ है। अब इसी तरह से 1890 में अमेरिका में जंगली भैंसे का प्राय उन्मूलन किया गया है और अमेरिकी फ्रंटियर का अंत किया गया है 1892 में। आज के कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका 18वीं सेंचुरी है उसके अंत में वजूद में आए हैं और उसमें उनके कब्जे में वर्तमान क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा था। मौजूदा आकार तक पहुंचने में उन्हें लगभग 100 साल लग गए। तो ये इनका अस्तित्व कब हुआ है, कब कब्जे में आए हैं, जैसे कि 18 सेंचुरी के बाद, और उसको पूरी तरह से पनपने में कितने ईयर लग गए, 100 ईयर्स। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में फ्रांस लुसियाना प्रदेश और रूस अलास्का से ज़मीन खरीदता है और उसके बाद दक्षिण संयुक्त राज्य अमेरिका अधिकतर हिस्सा मेक्सिको से जीत लेता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पश्चिमी सरहद जैसे जैसे खिसकती गई, मूल निवासी वहाँ से बेचारे पीछे खिसने के लिए बाध्य हो गए। जैसे कि भारत में हुआ है, राजमहल की पहाड़ियों का अगर वहाँ के मूल निवासी हैं तो उन्हें राजमहल की पहाड़ियों में जो कबीला रह रहा था और अंग्रेज़ों की क्या है, अंग्रेज़ों की मदद से वहाँ जिन लोगों को बसाया जा रहा था, तो जो मूल निवासी वो बेचारे अंदर की ओर सिमटते जा रहे थे। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पे है। 19वीं सदी में ब्रिटेन और फ्रांस में कुछ ऐसे प्रवासी आए जो छोटे बेटे होने के कारण पिता के उत्तराधिकारी नहीं बन सकते थे, इसलिए अमेरिका में ज़मीन का मालिक बनना वो चाहते थे। ये दो कंट्रीज़ हैं, ब्रिटेन और फ्रांस। तो वहाँ से कैसे लोग जाते हैं, जो ब्रिटेन और फ्रांस में
अपने पिता के छोटे बेटे। तो छोटे बेटे को उत्तराधिकार में कुछ मिलता तो है, बट लेकिन उसको इतना नहीं मिलता जो बड़े को जो मिलता है। तो उस तरह से वो यहाँ अमेरिका में आते हैं ज़मीन का मालिक बनने के लिए। बाद में जर्मनी, स्वीडन और इटली जैसे मुल्कों में ऐसे अप्रवासी आए जिनकी ज़मीनें बड़े किसानों के हाथ चली गई। पोलैंड से आए लोगों को प्रेरित चरागाहों में काम करना अच्छा लगता था और वहाँ से बहुत कीमत पर बड़ी संपत्तियाँ वो खरीद सकते थे। अब इसी तरह से ज़मीन की सफाई कर खेती का विकास उन्होंने किया है। धान और कपास जैसी फसलें उगाई हैं। मीन्स कुछ लोग तो उत्तराधिकार के लिए, कुछ इस प्रेरित चरागाहों में काम करने की वजह से, और कुछ ऐसे आए हैं जर्मनी, स्वीडन और इटली से जो बड़े किसानों के हाथ में ज़मीन थी उनकी, तो उनके पास ही वो रह गई। अब जैसे कि मुख्य फसलें धान और कपास भी उगाए गए जो यूरोप में नहीं उगाई जा सकती, इसलिए उन्हें ऊंचे मुनाफे पर बेच सकते थे। खेतों को भेड़िए और पहाड़ी शेरों से बचाने के लिए उन्हें शिकार के जरिए उनका सफाया ही कर दिया। और 1873 में कटीले तारों की खोज के बाद वे अपने को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर पाए। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड इतना ही। जो रिमेनिंग लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़